चर्चा को शुरू करने से पहले महाभारत के सवालों पर एक बार थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं। आक्रांताओं की सर्जरी क्यों नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ा ये सवाल है। आखिर किसको दिक्कत है, कौन परेशान है, कहां पर खलबली मच रही है। दूसरा सवाल, संभल की सर्जरी से आखिर किसे दिक्कत है, कौन है जो बार बार जिसे मिर्ची लग रही है, जो बेतुकी बयानबाजी कर रहा है, जो इतिहास से आज के युवाओं को दूर करना चाहता है। तीसरा सवाल, संभल का इस्लामीकरण कैसे हुआ, ये जानने का हक हर एक व्यक्ति को है, क्योंकि वहां पर तो कुएं थे, वहां पर तो मंदिर थी, अचानक से पूरा डेमोग्राफी कैसे बदली। चौथा सवाल, क्या युवाओं को इतिहास जानने का हक नहीं है, क्या युवाओं से कुछ छिपाया जा रहा है, क्या युवाओं को बरगलाया जा रहा है, क्या युवाओं का ब्रेन वॉश करने का प्रयास हो रहा है। और अगला सवाल ये होगा, क्या सच्चाई सामने आने से वोट बैंक खिसकने का डर है। आखिर कब तक तुष्टीकरण की राजनीति की जाएगी, कब तक सच पर पर्दा डालकर कुछ और परोसा जाएगा। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी और सबका परिचय मैंने करा दिया है। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, समाजवादी के प्रवक्ता हैं, आप ही से हम इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि सर्जरी का जो बार बार जिक्र कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इसमें दिक्कत है क्या किसी को? क्योंकि जिन आक्रांताओं ने वहां पर एकदम अन्याय किया, जिन्होंने सताने का प्रयास किया, जिन्होंने नरसंहार किया, अगर उनकी सच्चाई सामने आए और उस दंगे की फाइल्स को खोला जाए, परत दर पता लगे कि आखिर कितने लोग थे, कौन थे, कहां है, जो आज भी खुले आसमान में रह रहे हैं, तो उसमें दिक्कत तो किसी को होनी नहीं चाहिए। कोई जख्म अगर है, वो कैंसर अगर बन जाए तो थेरेपी से काम नहीं चलेगा। योगी जी कह रहे हैं सर्जरी करनी पड़ेगी। प्रियंका जी, जब किसी के पास तर्क, तथ्य और इच्छा शक्ति की कमी होती है तो इस तरह की बयानबाजी और सगुफे छोड़ने का काम करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये उम्मीद नहीं थी कि दंगे की तुलना फोड़े से कर दें। मतलब उनके जहन में फोड़े के अलावा और कुछ समझ में नहीं आया, दंगे की तुलना फोड़े से कर रहे हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार किसी भी दंगे की जांच कराए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जांच में जो सही होगा सही होगा, जो गलत होगा गलत होगा। लेकिन मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो कानपुर का दंगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ, जो बहराइच का दंगा हुआ, जिसको भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि बहराइच का दंगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित दंगा था, उसकी जांच कब होगी? दीपक तले अंधेरा है इनके। जो इनके नाक के नीचे दंगा हो रहा है, इनका विधायक कह रहा है उस फोड़े का इलाज नहीं होगा, वो कैंसर नहीं है, वो कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है, वहां रेडिएशन की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से प्रदेश चलाना चाहते हैं, सुन लीजिए, आप आने दीजिए मुझे। संभल में जो दंगा हुआ, 2024 के दंगे की भी जांच होनी चाहिए। किसने दंगा करवाया, किसने निर्दोषों के छातियों में गोली मारी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सगुफे लेके आती है, प्रोफेसर साहब जनता को ध्यान नहीं देने की जरूरत है। सुन लीजिए आप चारुप्रज्ञा जी क्या कह रही है, उसके बाद मैं एनसीआरबी का डेटा भी बताऊंगी कि किसके शासनकाल में कितने दंगे हुए। चारुप्रज्ञा जी कह रहे हैं कि अलग अलग जगह पर और दंगे होते हैं, वो नहीं दिखता, उसको फोड़ा नहीं बोलते, उसको कैंसर नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो संभल में दंगा हुआ उसे फोड़ा कैंसर बोल के कह रहे हैं कि सर्जरी करेंगे। प्रियंका जी देखिए, ये किसकी तुलना किससे कर रहे हैं इस समय, उसमें हम जाना नहीं चाहते। लेकिन मैं इनको उत्तर प्रदेश की एक सच्चाई बताती हूँ। केवल अगर हम 10 साल पहले की बातें याद करें तो उत्तर प्रदेश वो प्रदेश था जहाँ हर दूसरे दिन कर्फ्यू लगा करता था, जहाँ सड़क पर एक शरीफ आदमी का चलना इम्पॉसिबल था क्योंकि दंगे हुआ करते थे, जहाँ पर प्रशासन हमेशा आतंकवादी और क्रिमिनल्स का साथ देता था और इसीलिए उत्तर प्रदेश में कभी डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया। बीमारू प्रदेश कहा जाता था और बीमारू बनाने में योगदान किसका? सपा सरकार का, सपा के नेताओं का। वो सारे नेता जो संरक्षण देते हैं गुंडों को, वो नेता जो संरक्षण देते हैं आतंकवादियों को, जो खुद ही गुंडे हैं, जो खुद ही गुंडे हैं। ये बातें शायद धर्मेंद्र यादव जी को पता नहीं है, ये नए सपा को ज्वाइन करे लगते हैं। अपने प्रदेश की, अपने देश की हिस्ट्री इनको मालूम नहीं है। अगर 78 के दंगों की आप जो हिस्ट्री बना रही है उसके बारे में नहीं मालूम है पूरे देश को। आपको लगता होगा कि आप जो हिस्ट्री बना रहे हैं पूरे देश को नहीं मालूम है उसके बारे में। और ये सारे के सारे लोग हिंदू थे। आपके बीच में मैं बोली नहीं धर्मेंद्र जी, अपने समय का इंतजार करिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रोफेसर साहब आप ऐसे करेंगे, वैसे आप प्रोफेसर साहब आप बोलने नहीं दे रहे, बोलिए। झूठ बोलने के लिए थोड़ा बैठे यहाँ पे। नहीं, ये इन बातों को जनता तक पहुंचने देने से रोकना चाहते हैं। लेकिन जब 200 लोगों का नरसंहार हुआ 78 के दंगों में, आपने क्या किया? आपने समर्थन उन लोगों का किया जिन्होंने ये दंगे किए, जिन्होंने ये हत्या की। तो अगर 30 साल के बाद कश्मीर की फाइलें खुल सकती हैं तो संभल की क्यों नहीं खुल सकती? क्या इन 200 लोगों के
जीवन की कीमत इसीलिए नहीं है क्योंकि वो हिंदू थे। और ये आप लोगों की साइकोलॉजी हो गई है राजनीति में कि तुष्टिकरण करिए, समाज का चारुप्रज्ञा जी, बहुत बड़ी बात आपने कर दी है। प्रोफेसर साहब, दीजिए, क्या उन लोगों की जिंदगी की कीमत इसलिए नहीं थी कि वो हिंदू थे, इसलिए ये दंगे की फाइल्स नहीं खुलनी चाहिए? कुछ और निकलकर सामने आ जाएगा। अगर वो किसी और विशेष धर्म से होते तो आप भी जोर कर देते बार बार कि हाँ फाइल्स खुलनी चाहिए। जो चारुप्रज्ञा कह रही है, इंसान और इंसानियत की कीमत भारतीय जनता पार्टी की नजरों में नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की नजरों में अगर होती तो बहराइच का दंगा नहीं करवाती, आर्यन मिश्रा का हत्या नहीं करवा देती, आर्यन मिश्रा का हत्या नहीं करवा देती। मुजफ्फरनगर दंगे में भारतीय जनता पार्टी खतौली विधायक विक्रम सैनी कन्विक्टेड हैं और उसके बाद संजू बालियान का भी नाम उसमें जुड़ चुका है, साध्वी प्रज्ञा का नाम उसमें जुड़ चुका है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एसयूपी है, दंगा कराओ, मुद्दे से भटकाओ, उस पर बात क्यों नहीं करते मुझे बताइए। दूसरी बात, संभल में जो 1978 का दंगा हुआ था उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी एंड पीस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 23 और 2 25 लोगों के मारे जाते। इनके पास 200 के आंकड़े पता नहीं कहां से आ जाते हैं, समझ में नहीं आता। ये तो चाहते हैं कि देश और संविधान में, देश और समाज में पेट्रोल डाल के मजदूर लगा दिया जाए। नहीं प्रोफेसर साहब, देखिए एक एक करके देखिए एनसीआरबी का। एक सेकंड चारुप्रज्ञा जी, आप बोलिएगा, अपनी बात को रखिएगा। लेकिन देखिए ये जो डेटा है प्रोफेसर साहब, वो ऐसे ही नहीं आया है, वो आधिकारिक पुष्टि हुई है तब उसके बाद सामने आया। 1947 से अगर हम देखें अब तक तो 209 आंकड़े हो जाते हैं और 1978 की अगर हम बात करें संभल दंगे की तो फिर 184 का जिक्र होता है। ठीक है जी, 1978 हम ओवरऑल देख रहे हैं। और अगर डेटा बताइए ना, ओवरऑल एनसीआरबी बताइए कि 1978 का आंकड़ा 25 है, 1947 से आंकड़ा 200 संभल की बात कर रहे हैं, संभल की बात क्या जरूरत है मुझे संभल की बात कर रहे हैं, संभल की बात कर रहे हैं। एनसीआरबी के डेटा देखिए, एनसीआरबी के डेटा अगर दंगों का बार बार जिक्र कर रहे हैं तो जब अखिलेश जी 2016 में थे तो 8000 से ज्यादा वहां पर दंगे भड़के। 30,000 दंगे 2014 हो चुके हैं। अभी देखिए एनसीआरबी का डेटा बताता है 2022 में वो आंकड़ा एकदम साफ हो जाता है। इसके अंदर 30,000 नहीं, आपके पास कौन सा आंकड़ा है? एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। कहां है, दिखाइए। एनसीआरबी का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, मेरे पास तो है, मैं भेज दूंगा आपको। मेरे पास ये आंकड़ा लिखा हुआ है, अरे आप भेज देंगे, मेरे पास ये है। 14 से लेकर 24 तक 29,934 घटनाएं कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है पूरे देश के अंदर। एनसीआरबी का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। बच्चों के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, एनसीआरबी का आंकड़ा है 2023-24 का, इसको भी नोट कर लीजिए आप। साइबर अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, एनआरआई के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, आप ये भी नोट कर लीजिए, ये भी एनसीआरबी का आंकड़ा है। ये मैं आपको सारा देके चला जाऊंगा। आज उत्तर प्रदेश कस्टोडियल। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपको सुनना होगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आप रिपब्लिक भारत के इस मंच पर झूठ नहीं परोस सकते हैं। मेरे पास पूरा डेटा है, मेरे पास डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी बता रहा हूँ आपको। 2022 में 4400 हुआ ये आंकड़ा, जो 2016 में 8000 था अखिलेश के टाइम पर। हो गया, ठीक है। आचार्य राज मिश्रा, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं, आप बोल दीजिए नहीं। ठीक है, हो गया। 4 रुपए के महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं।